हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आइए आज हम 10th के क्लास में अगला एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, यानी 4.3। तो आज के क्लास में हम 4.3 स्टार्ट करेंगे। अब 4.3 में आपको क्या क्या जानना है सो देखिए। तो सबसे पहले आपको जानना आज एक चीज, वो है विविक्त कर। क्या जानना आपको? विविक्त कर, जिसका दूसरा भी नाम है, उसको क्या बोलते हैं? दूसरा नाम है उसका, यह है विवेचक। विवेचक, और इसका इंग्लिश क्या होता है? तो डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट, यही हमें पढ़ना है। तो आइए सबसे पहले तो द्विघात समीकरण का मानक सूत्र ध्यान दीजिए। द्विघात समीकरण का मानक सूत्र क्या होता है? तो द्विघात समीकरण का मानक सूत्र होता है ax² + bx + c = 0 where a not equals to 0। क्या होता है ना? द्विघात समीकरण का मानक सूत्र होता है क्या चीज? तो ax² + bx + c = 0 where a not equals to 0। इसका फॉर्मूला होता है ax² + bx + c = 0 where a not equals to 0। और इसी में हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे द्विघात समीकरण के सूत्र में। हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे? x बराबर, याद है? तो x बराबर हम लोग पढ़े थे -b ± b² - 4ac/2a। ध्यान दीजिए, यदि द्विघात समीकरण का सूत्र ax² + bx + c = 0 हो, तो श्रीधराचार्य महोदय के नियम से हम लोग फॉर्मूला निकाले थे, वह था x = -b ± b² - 4ac/2a। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, यहां जो दिख रहा है ना आपको b² - 4ac, रूट के अंदर क्या है? b² - 4ac। तो b² - 4ac को द्विघात समीकरण का विवेचक या विविक्त कर कहते हैं। यानी b² - 4ac is a discriminant of the quadratic equation ax² + bx + c = 0। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, ये हम लिख रहे हैं कि यहां b² - 4ac, ध्यान दीजिए, आपको यहां से डेफिनेशन बोलना है, यहां से स्टार्ट कीजिएगा बोलना कि b² - 4ac को द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 where a is not equal to 0 का विविक्त कर या विवेचक कहते हैं। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि विवेचक किसे कहते हैं, तो आप बताइएगा कि b² - 4ac को द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 where a not equals to 0 का विविक्त कर या विवेचक कहते हैं। ध्यान से फिर सुनिए, कोई भी अगर आपसे पूछे कि विवेचक किसे कहते हैं, तो
तो आप उसे सीधे बोलिए कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को विवेचक कहा जाता है। किसका? तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 को। यानी यहां पर इस द्विघात समीकरण का विवेचक क्या होगा? तो ये होगा। ठीक है, और ध्यान रखिएगा कि विवेचक को देखिए, इसका पहला लेटर कौन सा है? डी ना, तो विवेचक को डी, ठीक है, या ये देखिए त्रिभुज टाइप, इसको डेल्टा पढ़ते हैं हम लोग, तो विवेचक को डी या डेल्टा के द्वारा सूचित किया जाता है। यानी अगर कोई पूछेगा विवेचक किससे कहते हैं तो आप बोलिएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम क्या कहते हैं? विवेचक कहते हैं। यदि कोई आपसे पूछेगा सूचित कैसे करते हैं तो बोलिएगा डी से सूचित करते हैं। ध्यान रखिएगा डी थोड़ा ज्यादा पॉपुलर है, ये डेल्टा कम पॉपुलर है, तो विवेचक को हम लोग डी से और डेल्टा से दोनों से सूचित करते हैं। चूंकि प्राय ध्यान दीजिएगा डिस्क्रिमिनेंट का पहला लेटर डी है, इसीलिए डी ज्यादा आसान माना जाता है। तो जो कोई बोलिए कोई दिक्कत उसके लिए नहीं है। यानी विवेचक किसको कहते हैं? तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को विवेचक कहते हैं। विवेचक को किससे सूचित करते हैं? तो डी से या फिर डेल्टा से। इसके हिसाब से जरा ध्यान दीजिए, अगर इसके हिसाब से चले हम तो कैपिटल डी बराबर क्या होगा? तो कैपिटल डी बराबर होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। यानी डी बराबर कितना? तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो विवेचक हो गया मेरा बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये आपका विवेचक हुआ। अब जो दूसरा चीज आपको जानना है वह जानना है कि द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसी है। अर्थात जब हमारे पास कोई द्विघात समीकरण हो तो उसके मूल कैसा होगा ये बताना। ध्यान दीजिएगा, फिर से हम आपको बता रहे हैं। तो पहले हम सवाल दिखाते हैं आपको। द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति, यानी नेचर of roots of a quadratic equation। यानी नेक्स्ट टॉपिक जो आपको पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि द्विघात समीकरण का जो मूल होगा उसकी प्रकृति कैसी होगी, यानी वो किस प्रकार का होगा, कैसे स्थिति में किसको मानेगा, ये आपको बताना है। तो चलिए हम लोग फिर प्रारंभ करते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो सबसे पहले तो द्विघात का मानक सूत्र क्या होता है भाई? तो मानक सूत्र होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। ये क्या हुआ मेरा? तो यह द्विघात समीकरण का मानक रूप हुआ। ठीक है, हम लोग श्रीधराचार्य के फॉर्मूला से, यानी श्रीधराचार्य महोदय के नियम से x का क्या मान जानते हैं? तो यहां पर x का जो वैल्यू होता है वह क्या होता है? तो माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ठीक है, ये श्रीधराचार्य महोदय के अनुसार इतना होगा। यानी x बराबर हो गया माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, यह जो है वह x का मान हुआ। अब हम अल्फा और बीटा इसका मूल माने थे। ध्यान दीजिएगा, हम
अल्फा और बीटा इसका मूल माने थे, इसके दो मूल हैं, इसके दो मूल क्या माने थे, अल्फा एवं बीटा, याद है ना आप लोग को। अगर इसका दो मूल अल्फा बीटा हो तब हम इसके एक वैल्यू को अल्फा बोलते हैं और इसके दूसरे वैल्यू को क्या बोलते हैं, बीटा। इसके हिसाब से अल्फा बराबर क्या होगा, तो माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ये हुआ अल्फा। और बीटा क्या होगा, तो बीटा हो गया माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ध्यान दीजिएगा, द्विघात बहुपद का मानक सूत्र क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, वेर a नॉट इक्वल्स टू 0। और तब धराचार्य के नियम से या द्विघात सूत्र से x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। और अगर इसके दो मूल हम ले लेते हैं, एक को बोलते हैं अल्फा, दूसरे को बोलते हैं बीटा, तब अल्फा जो होता है वह होता है माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। और बीटा बराबर होता है माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इस द्विघात समीकरण के दो मूल हैं, एक है अल्फा और दूसरा है बीटा। हमें अल्फा का वैल्यू भी पता है और बीटा का वैल्यू भी पता है। अब हमें क्या लीजिएगा, इस द्विघात समीकरण के दो मूल हैं अल्फा बीटा, जिसमें हम अल्फा को जानते हैं, तो अल्फा बराबर क्या है इसमें, अल्फा बराबर है माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। और बीटा बराबर है माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। यानी हमें दिए गए द्विघात समीकरण के दो मूल हुए, ठीक है। अब हमें क्या करना भाई, तो अब हमें इस मूल की प्रकृति बतानी है। मूल तो मिल गया हमको, अगर द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 रहेगा, एक मूल होगा अल्फा, यानी अल्फा बराबर माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। और बीटा बराबर होगा माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अब हमें मूल बताना है इसका। देखिए नंबर 1 ध्यान देना कि यदि इस रूट की कहानी को देखिए कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, ध्यान दीजिएगा, हम अल्फा और बीटा दोनों देखिए, रूट में क्या है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहां भी क्या है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, दोनों में ही बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा हो, बताइए जो संख्या 0 से छोटा होता है वह क्या कहलाता है, तो ऋणात्मक कहलाता है। यानी जो 0 से छोटा हो ऋणात्मक और जो 0 से बड़ा हो धनात्मक। तो अगर हम इन बातों पे ध्यान दें तो ये 0 से क्या है, छोटा है, यानी माइनस है नहीं। यानी अगर हम देखें तो दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू नेगेटिव। यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा, तो माइनस होगा। जरा ध्यान दीजिएगा, हम सभी जानते हैं कि वास्तविक संख्या का वर्ग यानी होल स्क्वायर कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। यानी यदि हम वास्तविक संख्या का होल स्क्वायर निकालेंगे, जैसे देखिए हम -2 का होल स्क्वायर निकालेंगे 4 मिलेगा, 2 का निकालेंगे तो भी 4 मिलेगा।
यानी किसी भी वास्तविक संख्या का, चाहे वह √3 का भी क्यों ना हो तो 3 होगा, -√3 का क्यों ना निकाले वह भी 3 होगा। यानी कोई भी वास्तविक संख्या लेंगे हम, और यदि हम उस वास्तविक संख्या का होल स्क्वायर निकालें तो वह हमेशा प्लस होगा, यानी माइनस कभी नहीं मिलेगा। और इसी के कारण कभी भी ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल भी वास्तविक नहीं होता है। जिस प्रकार से वास्तविक संख्या का वर्ग ऋणात्मक नहीं होता है, उसी प्रकार से ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल भी वास्तविक नहीं होता है। ध्यान से समझिए, ऐसी बात हम लिख रहे हैं कि वास्तविक संख्या का यदि आप होल स्क्वायर निकालिएगा, ठीक है, तो यह कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा, यानी किसी हालत में होल स्क्वायर माइनस में नहीं होगा। किसका? तो वास्तविक संख्या का। इसी प्रकार से यदि हम वर्गमूल निकालेंगे किसका? तो ऋणात्मक संख्या का, कोई भी माइनस का वर्गमूल अगर हम निकालेंगे तो वह कभी भी वास्तविक नहीं होगा। ध्यान से समझिएगा फिर से इसको, कि अगर हम वास्तविक संख्या का होल स्क्वायर कैसे, आपको दिखा दे एग्जांपल इसका एग्जांपल क्या दिखाया थे? 2 का स्क्वायर कितना? 4, -2 का स्क्वायर कितना? 4, √3 का स्क्वायर कितना? 3, -√3 का स्क्वायर कितना? 3। वर्ग कीजिए जितने भी वास्तविक संख्या यानी जिसमें परिमेय और अपरिमेय मिश्र, यानी परिमेय भी वास्तविक होता है, अपरिमेय भी वास्तविक होता है। तो किसी भी वास्तविक संख्या का वर्ग कभी ऋणात्मक नहीं होता है। तो ये लिखे हैं कि वास्तविक संख्या का वर्ग ऋणात्मक नहीं होगा। इसी प्रकार से यदि हम वर्गमूल निकालेंगे ऋणात्मक का तो वह भी कभी वास्तविक नहीं होगा। तो जरा ध्यान दीजिए, समझिएगा इसको आप, कि हम इसमें क्या कर रहे हैं ना, कि b² - 4ac को हम 0 से छोटा माने हैं। पहला कंडीशन यही है मेरा, इसमें हम b² - 4ac को 0 से छोटा माने हैं। अब बताइए, जब b² - 4ac 0 से छोटा होगा, इसका मतलब इसका मान क्या होगा? नेगेटिव होगा। और यहाँ देखिए अल्फा में यहाँ रूट है, ध्यान दीजिए, तो यहाँ अल्फा में क्या है? -b प्लस √b² - 4ac। यहाँ भी क्या है? -b - √b² - 4ac। तो जब b² - 4ac निगेटिव है तो क्या, इसीलिए जब आप वर्गमूल निकालिएगा b² - 4ac का, तो उस समय वर्गमूल किसका निकलेगा? नेगेटिव का ना, यानी ऋणात्मक का। और ऋणात्मक का वर्गमूल कभी वास्तविक नहीं होता है। तो ये आपको क्या देगा? वास्तविक संख्या नहीं देगा। और जब वास्तविक संख्या नहीं देगा, इसका मतलब हुआ कि उस जब ये वास्तविक नहीं तो कोई भी वास्तविक नहीं। ध्यान दीजिएगा, जब आप √b² - 4ac का मान आपको वास्तविक नहीं मिला, तो यहाँ पर कोई भी आपको वास्तविक नहीं मिलेगा। यानी हम कह सकते हैं कि अतः अल्फा एवं बीटा दोनों वास्तविक नहीं होगा। फिर से एक बार ध्यान से देखिए कि यदि हम b² - 4ac, ये रूट वाला, इसमें भी अल्फा में भी और बीटा दोनों में ना, यदि b² - 4ac को हम 0 से छोटा रखें, जो भी संख्या 0 से छोटा होता है वो माइनस में होता है, और जो संख्या 0 से बड़ा होता है वो प्लस में होता है, ठीक है। तो यदि हम b² - 4ac को 0 से छोटा रखें तो संख्या क्या मिलेगा हमें? तो ऋणात्मक मिलेगा। क्या मिलेगा? ऋणात्मक। और ऋणात्मक का वर्गमूल, ध्यान से सुनिएगा, ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल वास्तविक नहीं होता है। इसका मतलब हुआ कि √b² - 4ac का मान वास्तविक संख्या नहीं होगा। अब यहाँ देखिए, जब यह वास्तविक नहीं तो पूरा सिस्टम वास्तविक नहीं। ध्यान दीजिएगा, जब √b² - 4ac वास्तविक नहीं है, इसका मतलब पूरा अल्फा वास्तविक नहीं है। यहाँ भी जब √b² - 4ac वास्तविक नहीं है, इसका मतलब बीटा भी वास्तविक नहीं है। तो वैसे स्थिति में हम क्या देखते हैं कि यदि b² - 4ac 0 से छोटा होता है तो दोनों मूल जो है वह वास्तविक नहीं होता है। और यदि हम इसको फाइनल
सही से लिखे लास्ट में। तो देखिए कैसे इसको दर्शाएंगे हम, ध्यान दीजिएगा। इसी को हम इतना बड़ा नहीं करके शॉर्ट में लिखते हैं। तो यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, ठीक है, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, या d लेस देन 0 हो तो द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक संख्या नहीं होगा। ध्यान दीजिए, यही कहता है कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा रहेगा, इसका मतलब हुआ कि विवेचक जो है वह 0 से छोटा है, तो इस स्थिति में आपका जो मूल है वह वास्तविक नहीं होगा। ठीक है, तो ये मेरा पहला कंडीशन है। अब आइए हम दूसरे विचार करते हैं। देखिए दूसरा क्या है, ध्यान दीजिएगा। हम आइए अब दूसरा देखते हैं। देखिए दूसरा क्या है मेरा, दूसरा है कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, ध्यान दीजिए, हम ऐसा करें कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम 0 के बराबर कर लें, या इसी को आप चाहिए तो ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज d बराबर 0। नहीं, बी स्क्वायर माइनस 4ac विवेचक बोलते हैं ना हम, तो विवेचक 0 के बराबर। ये कह रहा है कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर हो या विवेचक 0 के बराबर हो, तो क्या होगा जरा देखिए, तो ध्यान दीजिए। तो आपका रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वह भी क्या होगा, 0 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यदि हम बी स्क्वायर माइनस 4ac को 0 करेंगे ना, तो यहाँ क्या है, तो मेरा देखिए यहाँ है रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहाँ रूट अंडर क्या होगा, तो 0 होगा, और 0 का वर्गमूल क्या होता है, 0। ध्यान दीजिएगा, उस समय आपको इसका मान क्या मिलेगा, 0। अब जरा देखिए तो अल्फा क्या है आपका, तो अल्फा हमारा है माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ठीक है। और ये पूरा का पूरा क्या है, 0, तो ये खत्म हो जाएगा ना, बचेगा कितना आपके पास, तो आपके पास बचेगा माइनस बी बाई 2a बचेगा। और इसी तरह से अगर हम बीटा का मान देखें तो बीटा क्या है, तो बीटा है माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई कितना, तो 2a। अभी इसका मान देखिए हम क्या निकाले यहाँ पे तुरंत, यहाँ पर हमको क्या मिला, इसका मान 0, रखिए 0, तो इससे बीटा का मान क्या होगा, तो इससे बीटा का मान हो जाएगा माइनस बी बाई 2a। अब जरा ध्यान दीजिए, अल्फा का कितना मान मिला आपको, तो माइनस बी बाई 2a। अल्फा का क्या मान मिला आपको, तो माइनस बी बाई 2a। अब बीटा का भी मान क्या मिला, तो माइनस बी बाई 2a। इसका मतलब हुआ इसके दोनों मूल आपस में क्या होंगे, तो समान होंगे, इसीलिए अल्फा एवं बीटा समान तथा वास्तविक होंगे, समान तथा वास्तविक होंगे। अब भाई बात आएगा कि वास्तविक कैसे लिखे, तो देखिए बाबू, यहाँ पे आप जब हम माने थे ना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, उसी समय था कि a b c क्या हो, तो वास्तविक संख्या हो, और वास्तविक संख्या का जोड़ घटा गुना और भाग क्या होता है, वास्तविक होता है, लेकिन एक को छोड़ के। हाँ, वास्तविक संख्या को जोड़ेंगे तो वास्तविक मिलेगा, ठीक है। वास्तविक को घटाइएगा तब भी वास्तविक मिलेगा, वास्तविक को गुणा कीजिएगा तो भी वास्तविक मिलेगा, लेकिन वास्तविक को हम जब भाग देते हैं तो हमें हमेशा वास्तविक मिलता है, लेकिन एक शर्त को छोड़ के। कब, जब किसी भी संख्या में आप 0 से भाग दीजिएगा तो वो इनफाइनाइट हो जाता है, तो यह वास्तविक नहीं रहता है, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा कि यदि देखिए दूसरा कंडीशन जो मेरा वो क्या है कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर हो, ध्यान दीजिएगा, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर हो, यानी डिस्क्रिमिनेंट यानी विवेचक जो है वह 0 हो, तो वैसे स्थिति में बी स्क्वायर माइनस 4ac का रूट अंडर क्या होगा, तो 0 होगा,
जिससे अल्फा का मान कितना मिलेगा, तो माइनस बी बाई टू है। इसी तरह बीटा का भी मान क्या मिलेगा, तो माइनस बी बाई टू है, और दोनों आपस में बराबर होगा, यानी अल्फा और बीटा आपस में बराबर होगा, और अल्फा बीटा दोनों का ही मान क्या होगा, तो माइनस बी बाई टू ए होगा, जो क्या है, तो जो वास्तविक भी है और समान भी है। ठीक है, तो दूसरी प्रकृति को देखिए कैसे लिखते हैं हम लोग शॉर्ट में, ध्यान दीजिएगा, इतना बड़ा नहीं लिखाते उस समय, हम लोग देखिए कैसे लिखते हैं इसको। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 दैट इज इक्वल टू 0 हो, तो मूल वास्तविक एवं समान होता है। अल्फा और बीटा दोनों किसके बराबर होगा, तो माइनस बी बाई टू ए के बराबर। ये मेरा मूल की प्रकृति का दूसरा शर्त हुआ। पहला में क्या किए थे हम, तो पहला हम लिए थे बी स्क्वायर माइनस 4ac को 0 से छोटा। इस बार क्या किए, तो इस बार लिए हम बी स्क्वायर माइनस 4ac को 0 के बराबर। तो ध्यान दीजिएगा, 0 से छोटा लिए, 0 के बराबर लिए। अब इस बार क्या करेंगे, इस बार हम 0 से बढ़ा लेंगे। आइए, तीसरा कंडीशन है। तीसरा कंडीशन क्या है भाई, तो तीसरा कंडीशन यही है कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac यदि आपका 0 से बड़ा हो, 0 से क्या हो, बड़ा, दैट इज d ग्रेटर देन 0, इसी को हम चाहे ऐसे लिख सकते हैं, और बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू पॉजिटिव। ध्यान दीजिएगा, यदि हम बी स्क्वायर माइनस 4ac को 0 से बढ़ा लेंगे, तो इसका मतलब हुआ कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान पॉजिटिव मिलेगा, यानी धनात्मक संख्या मिलेगा। अब आइए इसके आधार पर देखिए, जब आप रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालिएगा, तब आपको कुछ ना कुछ तो मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, तो कुछ ना कुछ आपको आएगा ना। तो जरा ध्यान दीजिए, वह संख्या दो तरह की हो सकती थी। एक, मान लीजिए आपको रूट 7 आ जाए, ठीक है, एक हो सकता है 3 आ जाए। जब मान लीजिए यहाँ से रूट 9 आता, कितना आता, रूट 9, कितना मिलता, 3। यानी एक समय अपरिमेय संख्या भी मिल सकता है, एक समय परिमेय भी मिल सकता है, लेकिन रियल मिलेगा, वास्तविक संख्या तो आएगा आपको। ध्यान दीजिए, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव यानी धनात्मक होगा, तब हम जो वर्गमूल निकालेंगे वह वर्गमूल दो तरह का हो सकता है, या तो परिमेय संख्या हो या फिर अपरिमेय संख्या। तो परिमेय भी वास्तविक है और अपरिमेय संख्या भी वास्तविक है, यानी उस समय जो हमें मिलेगा रिजल्ट वह वास्तविक संख्या मिलेगा, यानी रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा, तो वास्तविक संख्या होगा। क्या होगा, वास्तविक संख्या होगा। और मान लीजिए वह वास्तविक संख्या k है, हमें तो नहीं पता क्या है, हम मान लीजिए वास्तविक संख्या क्या है, k, जहाँ k क्या हो सकता है भाई, तो k परिमेय भी हो सकता है और k अपरिमेय भी हो सकता है, जो हो जाए कोई दिक्कत नहीं हमको, चाहे वह परिमेय हो चाहे वह अपरिमेय हो। ठीक है, यहाँ तक फिर से हम आपको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा हो, इसका मतलब हुआ कि विवेचक का मान 0 से बड़ा होगा। 0 से बड़ा होने का मतलब है कि वह क्या हो, तो धनात्मक हो। इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा, तो पॉजिटिव होगा। यानी जब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो चाहे वह परिमेय संख्या हो चाहे अपरिमेय संख्या, क्या मिलेगा हमको, तो वास्तविक संख्या प्राप्त होगा। अब उसी वास्तविक संख्या को यहाँ पर हम क्या मान लिए, तो k मान लिए। ध्यान से समझिएगा, उसी वास्तविक संख्या को हम क्या किए, तो k मान लिए। जैसे हम इसको k माने तो इसका मतलब हुआ कि अब मेरा अल्फा क्या होगा, जरा देखिए तो ध्यान दीजिएगा, तो अल्फा होगा आपका माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ये अल्फा है आपका। और यहाँ रखिएगा कितना, तो यहाँ रखिएगा k बटे 2a, ये क्या हुआ आपका अल्फा। इसी तरह से बीटा आप ध्यान दीजिए तो क्या है, तो बीटा आपका है माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac
बाई 2a, यानी बीटा का मान होगा -b -k बाई 2a। अगर ध्यान दीजिएगा तो अल्फा मिला भी आपको -b प्लस k बाई 2a, बीटा मिला भी आपको -b -k बाई 2a। जरा ध्यान दीजिए तो क्या दोनों समान है? नहीं, दोनों अलग अलग है। अल्फा का मान अलग है, बीटा का मान अलग है, और दोनों क्या है? तो वास्तविक है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि यदि b² - 4ac 0 से बड़ा होगा तो मूल असमान होगा, समान नहीं होगा, आपस में बराबर नहीं होगा। यदि b² - 4ac 0 से बड़ा हो तो मूल जो है वह असमान होगा लेकिन वास्तविक हो। कोई दिक्कत? तो आपको इन तीनों शर्तों को याद रखना है। इन तीन शर्तों से ही हम 4.3 का प्रॉब्लम बनाएंगे। अब देखिए ये तो अलग अलग है, इतना आपको नहीं करना है, ठीक है? ये हम आपको समझा है। आप क्या करोगे भाई? तो देखिए आपको बस 3 कंडीशन याद रखना है, ठीक है? हम आपको 3 कंडीशन याद करने के लिए देते हैं, उसको आप याद रखिएगा तो बहुत फायदा होगा। चलिए तो हम आपको तीनों शर्त देते हैं बारी बारी से, उसे याद रखना आपको, ठीक है? तो चलिए मूलों की प्रकृति, नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है? तो सबसे पहला जो याद रखना, तो सबसे पहला क्या याद रखना? देखिए कि यदि d बराबर d लेस देन 0, यदि d 0 से छोटा हो, क्यों? तो d किसको बोलते हैं हम? b² - 4ac को d बोलते हैं हम लोग, इसलिए हम इसको d बोल दिए, यानी विवेचक। कि यदि विवेचक 0 से छोटा हो तो मूल वास्तविक संख्या नहीं होगा। ये पहला, ठीक है? ये आपका क्या हो गया? पहला। यहां अगर चाहते तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, दैट इज d मतलब b² - 4ac लेस देन 0। अब ये भी करके याद रख सकते हैं। आगे देखिए दूसरा, अब तो याद करना सरल है नहीं? यदि d 0 से छोटा तो मूल वास्तविक और समान, मूल वास्तविक नहीं होगा। यदि d 0 से छोटा होगा तो मूल वास्तविक नहीं होगा, ठीक है? दूसरा, यदि d बराबर 0 हो तो मूल वास्तविक एवं समान होगा, यानी दोनों आपस में बराबर होगा, यानी रिपीट होगा, मूलों की पुनरावृत्ति होगी। तो उस समय अल्फा और बीटा दोनों का ही मान आपको क्या मिलेगा? तो -b/a। देखिए इतना तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, दैट इज b² - 4ac = 0। इसके लिए मात्र तथा अल्फा बराबर बीटा बराबर -b/2a, ठीक है? तो ध्यान दीजिए दूसरा क्या है कि यदि d बराबर 0 हो तो उस समय मूल जो है वह वास्तविक भी होगा, समान होगा। वास्तविक तो होगा ही, लेकिन उस समय अल्फा और बीटा दोनों का वैल्यू एक ही रहेगा। इसका मतलब उस समय मूल रिपीट करेगा, ठीक है? अब आइए 2 हो गया। अब देखिए तीसरा क्या था भाई? तो तीसरा है हमारा कि यदि d ग्रेटर देन 0, यानी d का मान प्लस में है, ठीक है? यदि d ग्रेटर देन 0 हो तो मूल वास्तविक, यानी रियल तो होगा ही होगा, वास्तविक एवं समान अब नहीं होगा, क्या होगा? असमान, यानी अलग अलग एवं असमान होगा, ठीक है? अब जरा ध्यान दीजिए, ये 2 नंबर और 3 नंबर
2 और 3 दोनों ही वास्तविक को बताता है। फर्क किस बात का है, केवल ध्यान दीजिएगा। 2 में बोलता है कि मूल वास्तविक होगा, 3 में भी बोलता है मूल वास्तविक होगा। 2 में एक्स्ट्रा क्या है कि मूल समान होगा, 3 में अलग क्या है, मूल असमान होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर वास्तविकता के तौर पर देखें तो 2 और 3 एक ही कहानी को कहता है, लेकिन यह समान होता है और यह असमान है। अगर गौर कीजिए, हमें ऐसा नहीं बोला जाए कि समान है असमान, सिर्फ आपको कह दिया जाए कि मूल क्या है, असमान है। ध्यान दीजिएगा, एक अपने मन से बनाते हैं हम आपको चौथा, कि यदि मूल असमान, सॉरी यदि मूल वास्तविक, यदि मूल वास्तविक हो, आपका ऐसा दिया कि मूल आपका वास्तविक है। अब जब कहेगा मूल वास्तविक है तो जरा ध्यान दीजिए, वैसे स्थिति में दूसरा भी लगेगा और तीसरा भी लगेगा, नहीं? अरे वास्तविक तो दोनों ना है भाई, 2 भी और 3 भी है। तो आपको क्या कर है केवल कि मूल जो है आपका वह वास्तविक है। तो उस समय आप क्या कीजिएगा, तो उस समय आपको दोनों लिखना होगा, d बराबर 0 भी और d ग्रेटर देन 0 भी। केवल वास्तविक कहेगा तो उस समय d 0 के बराबर होगा, d ग्रेटर 0 होगा, दोनों में वास्तविक होगा। और जब हम इस दोनों को मिक्स कर देते हैं तो हम फाइनल लिखते हैं इसमें लास्ट में कि d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी ऐसी स्थिति में होता है क्या, तो यही करेंगे हम, क्या लिखेंगे, यदि मूल वास्तविक हो, ध्यान दीजिएगा, हम लिखेंगे यदि मूल वास्तविक हो तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। यानी चौथा जो है मेरा वह दूसरा और तीसरा का मिक्सचर है। तो ध्यान रखिएगा, आपको इन 4 बातों को याद रखना है। किसके लिए, तो 4.3 सॉल्व करने के लिए। पहला क्या है कि यदि विवेचक यानी b² माइनस 4ac 0 से छोटा हो, यानी माइनस में हो, तब उस समय मूल वास्तविक नहीं होगा। ये आपका पहला हुआ। अब दूसरा क्या है कि यदि d 0 के बराबर हो, यानी b² माइनस 4ac 0 के बराबर हो, तब उस समय मूल उसका वास्तविक भी होगा और समान भी होगा, और दोनों का मान कितना होगा, तो -b/2a। तीसरा है कि यदि d 0 से बड़ा हो, यानी धनात्मक हो, यानी b² माइनस 4ac का मान पॉजिटिव मिले, ठीक है, तो वैसे स्थिति में क्या होगा, तो आपका जो मूल होगा वह वास्तविक होगा, लेकिन वह समान नहीं होगा, अलग अलग रहेगा। अब दोनों को मिक्स कर दिए, किसको किसको, तो 2 और 3 को, तो उससे क्या मिला कि यदि मूल वास्तविक होगा तो उस समय डिस्क्रिमिनेंट जो है वह 0 के बराबर या फिर बड़ा होगा। तो इन 4 पूरे कंडीशनों से हम द्विघात समीकरण को हल करेंगे। तो आइए आज का हम पहला सवाल प्रारंभ करते हैं। आप लोगों को क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। आप सभी व्यक्ति घर में जो है 4.3 का प्रॉब्लम सॉल्व कीजिएगा। कहां तक, तो 5 तक, सॉरी 6 तक। आप लोग 4.3 का 1 2 3 4 5 6 तक आपको सभी लोगों को बनाना है। आइए हम भी बताते हैं आपको। अब देखिए क्या क्या करेंगे। देखिए इसका पहला सवाल हम बताते हैं। तो पहला सवाल क्या है, ध्यान दीजिएगा। पहला सवाल है आपका, वह है x² प्लस 4x प्लस 3 बराबर 0। देखिए एक में टोटल आपका 5 प्रॉब्लम है। एक नंबर कहता क्या है, तो कहता है निम्नलिखित द्विघात समीकरण में, ध्यान दीजिएगा सवाल है आपका पहला का, कि निम्नलिखित द्विघात समीकरण में विवेचक ज्ञात करें। यानी आपको इसमें डिस्क्रिमिनेंट निकाल के बताना है कि कितना होगा। एक में 5 सवाल है, पांचों में आपको डिस्क्रिमिनेंट ही निकालना है, मात्र और कुछ नहीं। तो चलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, तो भाई स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। बताइए तो द्विघात समीकरण का मानक सूत्र क्या होता है, तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। उससे कंपेयर कीजिए तो एक जगह कितना होगा, 1। देखिए ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। देखिए x² साथ क्या गुना है, यहाँ x² साथ नहीं कुछ तो कितना होगा 1। यहाँ x के साथ क्या है b, यहाँ x के साथ क्या होगा, देखिए तो 4। यहाँ कांस्टेंट c है, वहां कांस्टेंट कौन है, तो 3 है।
इसका मतलब है कि जब हम अपने दिए गए द्विघात समीकरण को स्टैंडर्ड इक्वेशन से यानी मानक सूत्र से तुलना करेंगे तब हमें a, b और c का मान ज्ञात हो जाएगा। यानी हम इसके द्वारा a, b, c निकाल दिए। अब क्या करना है हमें? अब हमें विवेचक ज्ञात करना है। देखिए तो फॉर्मूला होता है d इज इक्वल टू क्या होता है? तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, आप देखिए d क्या है? 4 यानी 4 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 3। तो 4 का होल स्क्वायर 16 और यहाँ 12 क्या मिला? 4। देख लीजिए तो आपको जो विवेचक मिला कितना? 4। ध्यान दीजिए ये मेरा आंसर हो गया, ये उत्तर हो गया। लेकिन अगर इसी में आपसे पूछता, ये खत्म हो गया बनके, लेकिन सोचिए इसी में आपसे पूछता मूल की प्रकृति कैसे हुई, तो जरा देखिए तो d का मान क्या है? माइनस में है? नहीं ना। d का मान 0 है? नहीं ना। d का मान क्या है? तो प्लस है। यानी d क्या हुआ? तो 0 से बड़ा हुआ। इसमें d क्या हुआ हमको? तो d हमें 0 से बड़ा प्राप्त होता है। तो जैसे ही d हमें 0 से बड़ा मिला, इसका मतलब है इसका मूल जो है वह वास्तविक होगा और असमान होगा। लेकिन इसमें बनाने के लिए ऐसा नहीं कहा गया। तो ये आपका पहला सवाल था। देखिए दूसरा क्या है इसका? तो दूसरा सवाल हम इसका लेते हैं, वह है √3x² माइनस 2√2x माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0। ध्यान दीजिए हम अगला सवाल लिए हैं, वह है √3x² माइनस 2√2x माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0। इसे क्या करना हमें? तो भाई इसका भी विवेचक ही निकालना है। ठीक है, अब इसका विवेचक निकालते हैं। तो बताइए फिर इसको इक्वेशन से कंपेयर कीजिए। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। बोले x² में यहाँ क्या गुना है? a, हम क्या लिखेंगे यहाँ a। यहाँ x² में कितना है? तो √3, तो क्या लिखेंगे? √3। यहाँ x के साथ क्या है? b, तो यहाँ x के साथ क्या होगा? तो होगा माइनस 2√2। यहाँ कांस्टेंट c है, तो यहाँ कांस्टेंट कौन है? तो माइनस 2√3 है। यानी हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करके x² y² और कांस्टेंट का कोएफिशिएंट हम लोग निकाल लिए कि क्या क्या होने वाला है। यानी हमें a, b, c पता चल गया। अब हमें क्या करना है भाई? तो हमें विवेचक ज्ञात करना है। अब विवेचक का फॉर्मूला क्या होता है? तो विवेचक का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। तो हम इसको इसमें लगाते हैं। आइए देखिए, तो फॉर्मूला होता है d बराबर b² माइनस 4ac। देखिए b हम क्या कहते हैं? आपको हमेशा ब्रैकेट में लिखिए। तो जरा देखिए क्या होगा? तो b की मान रखिए तो माइनस 2√2 होल स्क्वायर। ठीक है, फिर माइनस 4 इंटू a कितना देखिए? तो a है √3 और c क्या है? तो c है मेरा माइनस 2√3। अब क्या करेंगे? तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या क्या होगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए तो माइनस 2√2 इंटू माइनस 2√2 2 टाइम। ठीक है, इसको भी रहने दीजिए। माइनस 4√3 माइनस 2√3। आप देखिए माइनस माइनस प्लस और 2 दूनी 4। ठीक है, √2 गुना करेंगे तो क्या होगा? 2 होगा। तो यहाँ मिला 2। यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8, √3 गुना √3 3। तो यहाँ क्या हुआ आपका? यहाँ हो गया 8 और यहाँ कितना हो गया? 24। 24 8 क्या मिला? 32। यही हमारा हो गया उत्तर। फिर हम आपसे बोलते हैं आंसर तो हमारा हो चुका है। ध्यान दीजिएगा हम क्या किए, जो इक्वेशन था उससे पहले a, b और c का मान निकाले। उसके बाद फिर विवेचक में आए तो d बराबर फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। b की जगह क्या था? माइनस 2√2। देखिए माइनस 2√2 का होल स्क्वायर हो गया। फिर माइनस 4, a क्या है? a है हमारा √3। देखिए यहाँ लिखिए √3। c क्या है? तो माइनस 2√3। देखिए माइनस 2√3। अब होल स्क्वायर का मतलब वही नंबर 2 बार मल्टीप्लाई होता है। देखिए इसको 2 बार लिख दिए, फिर इसका ऐसे रहने दीजिए। अब देखिए माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4, √2 2।
4 दूनी 8, √3 3, यहाँ 4 दूनी 8 और यहाँ 8 दिया 24, जोड़े कितना मिला 32। ये मेरा उत्तर हो गया। अब आइए इसमें यानी 1 नंबर जो सवाल है उसमें टोटल 5 प्रॉब्लम है। उन सारे सवाल से आपको क्या कहता करने कि भाई आप उसका विवेचक निकालिए। ठीक है, आगे 2 3 4 5 6 ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर। इसमें क्या कहता है आपको, तो मूल की प्रकृति पूछता आपसे कि बताइए मूल कैसा होगा। तो आपको उसमें मूल की प्रकृति बताना, यानी कब मूल वास्तविक होगा, कब मूल वास्तविक नहीं होगा, वास्तविक होगा, समान होगा और समान, ये सब आपको बताना है। तो आइए अब हम दूसरा प्रॉब्लम उठाते हैं। ध्यान दीजिएगा, दूसरा सवाल लेके चलते हैं। देखिए दूसरा सवाल क्या है, तो दूसरा का हम सबसे पहला लेते हैं। पहला है 7x² + 8x - 1 = 0। देखिए सवाल क्या बोलता है, सुनिए। सवाल कहता है आपसे जांच करें कि, सवाल क्या कहता है पहले सवाल सुन लीजिए कि जांच करें कि निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक है या नहीं है। यानी आपको इसमें केवल यह बताना है कि मूल वास्तविक है या नहीं है। अब यदि हम मूल वास्तविक बताएं तो इसके लिए भी हमें क्या करना होगा, तो पहले विवेचक ज्ञात करना होगा। जब हम विवेचक निकाल लेंगे तब उसके आधार पर हम बताएंगे कि मूल वास्तविक है या वास्तविक नहीं है। तो आइए हम क्या निकालते हैं, सबसे पहले तो विवेचक निकालते हैं। यानी अगर मूल बताना है तो आपको विवेचक निकालना पड़ेगा। तो आइए निकालते हैं। देखिए फिर कंपेयर कीजिए इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से। तो बोले x² के साथ 7 है ना, तो a का मान कितना हो गया 7। बताइए x के साथ क्या 8, इसका मतलब b का वैल्यू 8। यहाँ कांस्टेंट कितना है -1, तो c का वैल्यू -1। अब हम क्या निकालेंगे, तो विवेचक निकालेंगे। क्यों, क्योंकि विवेचक ही प्रकृति बताता है। चलिए विवेचक निकालते हैं, यानी डिस्क्रिमिनेंट अब हम लोग फाइंड करते हैं। तो d का जो फॉर्मूला होता है वो होता है d = b² - 4ac, यानी 8 का स्क्वायर। देखिए b की जगह 8 है तो 8 का स्क्वायर -4, a की जगह कितना 7, तो 7 लिख दिए और c की जगह -1। अब ध्यान दीजिए 8 का होल स्क्वायर यानी 8 गुना 8 तो 8 × 64, फिर माइनस माइनस प्लस 7 चौका 28, अब प्लस कर दीजिए 8 4 12 1 2 बाकी 6 2 8 1 9। ध्यान दीजिएगा जब हम इसका विवेचक निकाले हमें 92 मिला। क्या मिला 92। अब अगर इसको 0 से देखें तो यह 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है। अगर आपसे कोई पूछे कि 92 जो है यानी वो 92 जो आप लिखे हैं वह 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है, तो क्या है 0 से बड़ा है। देखिए लिखेंगे हम कि चूंकि d > 0 यानी d जो है वह 0 से क्या है बड़ा है, तो इसीलिए मूल वास्तविक होगा। ध्यान दीजिए हमें केवल वास्तविक पूछा जा रहा है। अगर पूरा पूछता तो हम क्या लिखते मूल वास्तविक एवं असमान होगा। ध्यान दीजिएगा हमें केवल वास्तविक पूछा जा रहा है कि वास्तविक है या नहीं है, इसीलिए हम वास्तविक तक में छोड़े। सवाल जितना जवाब उतना। अगर हमसे सिर्फ पूछता कि अगर d > 0 है तब क्या होगा, तब हम बोलते मूल वास्तविक होगा और असमान होगा। लेकिन सवाल हमसे कहता है केवल आप ये बताओ कि मूल जो है वह वास्तविक है या नहीं है, तो इसमें मूल वास्तविक है। ठीक है, और सवाल देखते हैं। एक प्रॉब्लम इसका और लेते हैं। वो क्या किसको ले रहे हैं देखिए, तो ऐसा करते हैं हम नंबर 3 ले लेते हैं इसका, यानी हम तीसरा सवाल ले रहे हैं। ध्यान दीजिएगा तीसरा सवाल क्या भाई, तो x² - 12x - 16 = 0। ठीक है, दिया गया आपको x² - 12x - 16 = 0। ये उसी का सवाल है, 2 का ही सवाल है। तो इसमें भी हमको बताना है कि मूल वास्तविक है या नहीं है। तो क्या करेंगे हम फिर हम कंपेयर करके यानी
स्टैंडर्ड इक्वेशन से हम इसको कंपेयर करेंगे, उससे स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी का वैल्यू निकालेंगे। जब ये सब मिल जाएगा तब हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। जब डिस्क्रिमिनेंट निकलेगा तब हम उससे बताएंगे कि क्या होगा। आइए निकालते हैं। देखिए ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू -12, सी का वैल्यू -16। अब देखिए डी का फॉर्मूला क्या होता है, तो डी का फॉर्मूला b² - 4ac, यानी -12 होल स्क्वायर -4, ए का वैल्यू 1, इसका 16। ठीक है। अब बोलिए 12 माइनस तो प्लस हो जाएगा होल स्क्वायर पे, तो 12 का होल स्क्वायर कितना 144, यानी 144। ठीक है। माइनस माइनस प्लस और 16 64, नहीं अब दोनों को प्लस कर दीजिए। देखिए 4 4 8, 6 4 10, बाकी है 1 1 2, क्या मिला 208 ना। 208 क्या माइनस में है, नहीं ना, प्लस में ना। तो जब d का वैल्यू ग्रेटर 0 तो बस यही लिख देंगे जो लिखा हुआ है यहाँ पे। देखिए क्योंकि d ग्रेटर 0 इसीलिए मूल वास्तविक होगा। अगर बराबर 0 रहेगा तब भी वास्तविक होगा, लेकिन जब माइनस में आएगा तो वास्तविक नहीं होगा। तो ये आपका दूसरा सवाल था। अब आइए हम आपको तीसरे में ले चलते हैं। देखिए तीसरा में क्या कहता है। तीसरा सवाल क्या, ध्यान से सुनिएगा। तीसरा सवाल कहता है कि ज्ञात करें कि निम्नलिखित द्विघातीय समीकरण के एक पुनरावृत्ति मूल है या नहीं है। मतलब ये क्या बोलता है आपको, ये बोलता है कि मूल रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। रिपीट का मतलब दोनों मूल आपस में समान होना चाहिए, यानी आपसे पूछ रहा है कि अल्फा बीटा बराबर है या नहीं है। अल्फा बीटा बराबर होगा कब, जब डिस्क्रिमिनेंट यानी विवेचक शून्य के बराबर हो। लोग पढ़े हैं ना कि यदि विवेचक यानी यदि d 0 के बराबर हो तब मूल वास्तविक होगा एवं समान होगा। क्या मान था अल्फा बीटा का, तो -b/2। यानी तीसरा सवाल में हमें यह देखना है कि 0 के बराबर होता है या नहीं होता है। आइए हम आपको उससे भी दिखाते हैं। आप लोग 6 तक ध्यान रखिएगा, 6 नंबर तक आप लोगों को सबको सॉल्व करना है। तो देखिए तीसरा हम ले चलते हैं आपके सामने और इसका पहला सवाल लेते हैं। पहला सवाल है 9x² - 12x + 4 = 0। देख रहे हैं 9x² - 12x + 4 = 0। आपको क्या करना है, तो बताना है इसमें मूल रिपीट होगा या नहीं होगा, यानी समान है या नहीं, यही बताना है आपको। तो चलिए फिर विवेचक निकालते हैं। बोलिए x² साथ क्या है 9, यानी a का वैल्यू 9, x के साथ क्या है 12, यानी b का वैल्यू -12, यहाँ 4। अब क्या करना है, हमें विवेचक निकालना है। तो यानी d बराबर क्या होता है, तो b² - 4ac। देखिए यानी -12 होल स्क्वायर -4 × 9 × 4। ठीक है, ध्यान दीजिए -12 का होल स्क्वायर -4, a की जगह 9 और c की जगह 4। तो यहाँ क्या हो गया 144। अब मल्टीप्लाई कर देखिए 4 चक 16, 4 गुना 4 यानी 4 4 16 और 16 9 144। अब घटाइए तो क्या मिला, 0 मिला। अब बताइए जब d बराबर 0 तो मूल वास्तविक भी होगा और समान भी होगा, यानी मूल की पुनरावृत्ति होगी, मूल रिपीट होगा, यही लिखेंगे। देखिए चूंकि d बराबर 0, ध्यान दीजिएगा हम लिख रहे हैं चूंकि d बराबर 0 इसीलिए मूलों की पुनरावृत्ति होगी, यानी मूल रिपीट होगा। ठीक है, यही था, ये था मेरा 3 नंबर। यानी आपको बताना है मूल रिपीट होता है या नहीं होता है। अगर d 0 आएगा तो रिपीट होगा, d अगर माइनस में आएगा तो वास्तविक ही नहीं होगा, अगर d प्लस में आएगा तो वास्तविक होगा लेकिन रिपीट नहीं होगा। तो इस तरह के जितने भी सवाल देखते हैं आप ध्यान दीजिएगा 1 to 6 यानी 1 से लेकर 6 तक में आप सभी आदमी विवेचक निकालो। विवेचक जब आपसे मिल जाए यानी आप जब डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट निकालने के बाद फिर आप उसको देखिए, अगर 0 के बराबर हुआ तो मूल वास्तविक होगा, समान होगा, मूल रिपीट होगा। ठीक है, और यदि
डी ग्रेटर 0 मिलता है, यानी आपको डी का मान प्लस में मिलता है। ठीक है, जब आप डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं यानी जब विवेचक निकालते हैं आप और आपको प्लस में मान मिलेगा तो इसका मतलब हुआ मूल वास्तविक होगा एवं असमान होगा। अगर आपको डी का मान माइनस में मिलता है यानी डी लेस देन 0, 0 से छोटा मिलेगा तब मूल वास्तविक नहीं होगा। तो आप लोगों को घर में सभी व्यक्ति को 1 से लेकर के 6 तक सवाल सॉल्व करना है। तो कल के वीडियो में हम आपको 7 से लेकर के 12 तक बताएंगे। ठीक है, आज इतना ही, फिर कल मिलते हैं।